नमस्कार दोस्तों। आज से हम 11th क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारी जो पहली यूनिट है उसके पार्ट फर्स्ट का आज हम अध्ययन करेंगे। ये क्लासेज आपकी डेली की होगी, इसलिए आप इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपके इस यूनिट से संबंधित सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसा कि स्टूडेंट्स, पहली जो यूनिट है हमारी 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इसके अंतर्गत देखना है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। यदि हम रसायन विज्ञान की परिभाषा को देखें तो रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो पदार्थों के अवयव होते हैं, अवयवी कण जिनसे वो पदार्थ मिलकर के बना होता है, जैसे वो परमाणु के रूप में हो सकता है, अणु के रूप में हो सकता है, आयन के रूप में हो सकता है, तो उन अवयवों में रूपांतरण का तथा इसके साथ साथ पदार्थों की संरचना का, उनके गुणधर्म का, उनके संश्लेषण का और उनमें होने वाली परस्पर क्रियाएं, इन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को कहते हैं हम रसायन विज्ञान। तो ये एक छोटी सी परिभाषा हमारे रसायन विज्ञान की बनती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो पदार्थ है उनके अवयवों का रूपांतरण जब वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, उन पदार्थों की संरचना क्या है, उन पदार्थों के कौन कौन से गुणधर्म हैं। यदि गुणधर्म की बात करते हैं तो हम दो प्रकार के गुणधर्मों का इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। उनका किस प्रकार संश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण का मतलब उनको किस प्रकार बनाया जाता है, उनको बनाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उनमें किस प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। इन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री उसको कहते हैं। और केमिस्ट्री का जो शब्द है, ये जो केमिस्ट्री शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है कीमिया, उससे हुई है। और कीमिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काला रंग, क्योंकि वहाँ की जो कीमिया एक स्थान था तो वहाँ पर काली रंग की मिट्टी थी और उस काले रंग के कारण उसका नाम कीमिया पड़ा और वहीं से इस शब्द को लिया गया है, केमिस्ट्री शब्द को। तो यदि आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। तो ये तो हमारे रसायन विज्ञान की डेफिनेशन हुई। अब जो रसायन विज्ञान है उसका जो अध्ययन किया जाता है तो सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि रसायन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ऐसी स्थिति में रसायन का अध्ययन करना कठिन होता है। तो उस रसायन के अध्ययन को सुगमता पूर्वक करने के, सरलता से उसका अध्ययन किया जा सके, उसके लिए रसायन विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया और उस शाखाओं के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान का संपूर्ण अध्ययन कर पाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी शाखाएं हैं जिनके अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है रसायन विज्ञान को, तो उसमें सबसे पहली शाखा आती है हमारी अकार्बनिक रसायन, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। और अकार्बनिक रसायन जो होती है वो रसायन की ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़ दें तो उस कार्बन के अतिरिक्त शेष जितने भी तत्व हैं उन सभी शेष तत्वों के यौगिकों का हम अध्ययन जिसके अंतर्गत कर पाते हैं, उस शाखा को हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन। सेकंड जो इसकी ब्रांच है वो है कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। और हम तीन रूपों में इसका अध्ययन भी करते हैं, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तीन पार्ट्स में हमारी ये रसायन विज्ञान 11th और 12th में डिवाइड की हुई है। कार्बनिक रसायन क्या होती है कि जो आपके कार्बन से निर्मित जितने भी कंपाउंड्स है, चाहे वो आपके जैसे हाइड्रोकार्बन्स का आप अध्ययन करते हो, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक है जिनके अंतर्गत कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन के कंपाउंड होते हैं, उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी रसायन के अंतर्गत? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत।
तीसरी हमारी शाखा आती है भौतिक रसायन, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो रसायन की इस शाखा के अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से भौतिक नियम और सिद्धांतों पर आधारित होती है, कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है, कौन कौन से उसके अंतर्गत सिद्धांत होते हैं, उन सभी का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, तो उस शाखा को कहते हैं हम भौतिक रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री। चौथी हमारी जो शाखा है वो औद्योगिक रसायन है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो जैसा कि नाम से इसका स्पष्ट है, औद्योगिक रसायन मतलब उद्योगों के अंतर्गत जो पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण किया जाता है, उसके निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं, जो विधियां हैं, उनमें जो अभिक्रियाएं संपन्न होती है, तो उन सब का अध्ययन औद्योगिक स्तर पर जो किया जाता है, तो वो रसायन कहलाती है हमारी औद्योगिक रसायन। मतलब उद्योगों में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो पदार्थों का जो निर्माण किया जाता है, तो उससे निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन सी प्रोसेस वहाँ पर कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस वहाँ पर संपन्न होती है, उन सब का अध्ययन हम औद्योगिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। पांचवी जो इसके अंतर्गत ब्रांच आती है वो आती है जैव रसायन, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन के अंतर्गत हम जीवधारी जो हमारे होते हैं पेड़ पौधे, और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत आते हैं जीव जंतु। तो पेड़ पौधे जीव जंतु अर्थात जीव धारुओं में जो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जैसे श्वसन की क्रिया संपन्न हो रही है, भोजन का पाचन हो रहा है, तो उसमें कौन से एंजाइम्स काम आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे तत्व आवश्यक होते हैं, जैसे पेड़ पौधों के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, तो उनमें कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है, जिनको अपन बोलते हैं जैविक क्रियाएं। उनको क्या कहा जाता है, जैविक क्रियाएं कहा जाता है। और इनमें जो उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं उनको हम एंजाइम कहते हैं। तो इनमें ये जो क्रियाएं हैं, इन सबके बारे में जब हम जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा का नाम है जैव रसायन। अगली जो ब्रांच है वो हमारी एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, इसलिए छठी जो शाखा है वो हमारी कृषि रसायन के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित जो उपयोगी रसायन हैं, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने, उसकी वृद्धि करने, रोगों से रक्षा करने में काम आने वाले कीटाणुनाशक है हमारे, उर्वरक है, खरपतवार अनावश्यक जो फसल के साथ अन्य चीज़ें जो उगाती है खरपतवार, तो उसके लिए जो खरपतवार नाशी काम में लिए जाते हैं, कीटों को मारने के लिए कीटनाशी काम में लिए जाते हैं, उर्वरक काम में लिए जाते हैं, तो वो सभी चीज़ों का अध्ययन कृषि रसायन के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अगली सातवीं ब्रांच है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और नाभिकीय रसायन जो होती है, तो इसके अंतर्गत हम नाभिकीय अभिक्रिया, परमाणुओं की जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, और ये जो अभिक्रियाएं होती है वो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो उन प्राप्त ऊर्जाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो नाभिकीय रसायन के अंतर्गत किया जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। तो इस प्रकार रसायन विज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, सरल और सुगम बनाने की दृष्टि से इनको अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया गया है, और उन शाखाओं में उनसे संबंधित पदार्थों, यौगिकों, रसायनों का हम अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि जो रसायन विज्ञान है उसमें वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है, कौन कौन से वैज्ञानिकों का क्या योगदान था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे, एक तो पूछा जाता है कि आधुनिक भारत में जो रसायन विज्ञान के पिता है वो कौन है। तो आधुनिक भारत में जो रसायन विज्ञान के पिता है वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को कहा गया है। 1901 में इसने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, उस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है, या देने वाले कौन है, तो प्रफुल्ल चंद्र राय है। और प्रफुल्ल चंद्र राय जो है वो आधुनिक भारत के रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं।
सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है, प्राचीन काल में भी रसायन विज्ञान के बारे में जो हमारे महर्षि हुआ करते थे, उन्होंने कुछ सिद्धांत भी प्रस्तुत किए थे। तो प्राचीन काल में एक महर्षि हुए थे कनाद, और उस कनाद के द्वारा परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया गया था। परमाणु को इसने समझाया था कि परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म कण होता है, किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु होता है, और उस आधार पर परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो परमाणुवाद जो सिद्धांत है वो कणाद के द्वारा दिया गया था, जो प्राचीन काल में एक महर्षि हुए थे। इसके अलावा अनेक नागार्जुन, बाणभट्ट, गोविंदाचार्य, यशोधर, रामचंद्र, सोमदेव आदि अनेक रसायन विज्ञान को विकसित करने में, उसको डेवलप करने में, उसका विस्तार करने में इन वैज्ञानिकों का समय समय पर महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एक आती है हमारी चरक संहिता। तो चरक संहिता किससे संबंधित है ये पूछा जाता है। तो चरक संहिता जो है वो औषधि विज्ञान से संबंधित होती है। और एक दी गई थी सुश्रुत संहिता, और सुश्रुत संहिता जो है वो हमारी शल्य चिकित्सा से संबंधित थी। तो इस प्रकार रसायन विज्ञान का प्राचीन काल से ही विभिन्न महर्षि और वैज्ञानिकों का समय समय पर रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये आज की हमारी क्लास के अंतर्गत हमने रसायन विज्ञान की परिभाषा और उसकी विभिन्न शाखाओं के साथ साथ हमने रसायन विज्ञान में वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में आज अध्ययन किया है। इससे आगे हम कल पार्ट सेकंड में इस यूनिट का आगे अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्त और मित्रों, जो भी अपने दोस्त हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।